बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक होना भी चाहिए, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रख सकें। और मैं बार बार कहती हूँ, अभी जो हालात चल रहे हैं आपको सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी है। बाहर शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। कोविड का खतरा एक बार फिर से मंडलाने लगा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से वैसे लोग मुतासर हो रहे हैं। तो आगे चल के हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मौसम भी आपको दिखाना है, बारिश हो रही है मुसलसल इस वक्त शहर में। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए ज़रूर जाना, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स, कोई मुसलमान किसी की इयादत के लिए जाता है, जब तक वो इयादत करके वापस नहीं आता तब तक वो जन्नत के रास्ते में चल के जा रहा होता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बीमार के पास जाओ उसकी तीमारदारी करने के लिए, तो उसे कहा करो, भाई मेरे लिए दुआ कर, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी दुआ का दुआ इल मलाइका ऐसी होती है जैसे कि फ़रिश्तों की दुआ है। तो इसलिए एक तो तीमारदारी करने के लिए जाया करो, दूसरा उससे ये इल्तिमास किया करो, भाई मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इयादत की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये बात याद रह जाए, आप इस पे अमल करें, तो इसका सवाब सभी को, हम सबको मिलेगा जी। अच्छा जी, मौसम की बात कर लेते हैं। शहर में सुबह ही से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रेडिक्शन की गई थी एक हफ्ता पहले ही कि ये वीकेंड जो है 3 दिन मुसलसल बारिशें होंगी शहर में, और आज सुबह से बारिश हो रही है, दिन भर बारिश की प्रेडिक्शन भी की जा रही है। और बाहर इस वक्त सर्दी जो है अच्छी खासी बढ़ गई है जी। तो आपने देखा कि बारिश का सिलसिला इस वक्त शहर में जारी है और बहुत सारी शाहराहों पर पानी भी जमा है। बारिश रुक ही नहीं रही है, मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हम आज के मौसम की सूरत हाल में बात करेंगे। कुछ चीज़ें जुड़ी हैं साथ। जब मुसलसल शहर में बारिश होती है फिर डस्ट ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ अब तो सर्दी है तो गैस भी मुख्तलिफ इलाकों में नहीं आ रही है। पानी जमा होने की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट रखेंगे तमाम शहर की सूरत हाल से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और आपको पता है इरफान भी मेरे ख्याल से बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, और हमने इरफान का फ्रेम अभी छुपा के रखा था कि किसी को पता ना चले इरफान लेट आए हैं। मैंने बता दिया बारिश की वजह से लेट हुई। जी है ना, बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद सड़कों के ऊपर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। ये पानी खड़ा होने की वजह से, और दूसरा जो ड्राइवर्स हैं, रोड यूज़र जो हैं, वो लाइन और लेन की पाबंदी नहीं करते, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी कोशिश होती है कि मैं पानी से बचूं, या वो इंतहाई जो है वो दाएं जानिब जो गाड़ी मोटरसाइकिल अपनी चलाने शुरू कर देते हैं। इस वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर होती है। और अभी भी जब मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था तो उस वक्त मैंने सड़कों के ऊपर जगह जगह के ऊपर पानी खड़े देखा, तो और उसी पानी की वजह से जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और इस सुस्त रवि की वजह से मैं भी ऑफिस जो है वो लेट पहुंच सका। अच्छा जी, हम बाहर की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। सड़कों पर जिस तरह से पानी जमा है और उसकी वजह से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुदा न खासा हादसा भी हो सकता है। फिलहाल बारिश की क्या प्रेडिक्शन की गई है, कोमल की तरफ हम चलते हैं। कोमल, बताइए मौसम इस वक्त शहर का कैसा है? बारिश के साथ क्या ठंडी हवाएं भी चल रही हैं? सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है? जी
जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुहाना है। सुहाने बादलों की रुत जो है वो शहर लाहौर का रुख किए हुए है और शहर लाहौर को खूब भिगो रही है। सुबह से जो है वो मुसलसल मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद जो है मौसम खासा खुशगवार है, खासा सुहाना है। शहरी मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं और मैं भी इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और यकीनन आप भी जो है उस प्रोग्राम के बाद मौसम को इंजॉय करने के लिए बाहर का रुख जो है वो ज़रूर करेंगी। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले इस बात की पेशगोई कर दी गई थी कि जुम्मे के रोज़ जो है जो बादल अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले थम के बरस रहे थे, जुम्मे को जम के बरसेंगे और ऐसा ही हो रहा है। आज जम के बरस रहे हैं। सुबह सवेरे से शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने दफातर जाना था। दफातर जाने में देरी का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम इंजॉय करना है। बारिशों की बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा था। अब बारिशें हुई हैं तो शहरियों को जो है थोड़ा सा तो इस मुश्किल का सामना करना बनता है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से जो है वो रुत अपनी छाई यानी आज दिन भर भी बारिश रहेगी और कल भी क्या बारिश की पेशगोई की गई है? कल यानी हफ्ता और इतवार को भी शहर में बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, आज दिन भर 24 घंटों के दौरान जो है बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहने की पेशगोई की जा रही है, जबकि हफ्ते के रोज सुबह के औकात में प्रिडिक्शन की जा रही है कि सुबह के औकात में जो है वो बारिश देखी जाएगी। और इतवार के रोज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मतला जो है जुज़वी तौर पर साफ हो जाएगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी और फॉग में भी इजाफा देखने में आएगा। और आज भी जो है मुसलसल बारिश रहने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो लक्ष्मी चौक में है 12 मिलीमीटर, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदा दिलाने लाहौरी हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो अब इस मौसम को एंजॉय भी करें। गरम गरम जो है नाश्तों से लुत्फानंदोज भी हों और गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का भी इस्तेमाल करें। हम फिलहाल चाय एंजॉय कर रहे हैं और वो कर सकते हैं। कोमल, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग घरों में स्पेशल नाश्ता प्लान करते हैं, लाहौरियों का तो ये खासा है। कभी घर छुट्टी ऐसे एंजॉय की है? बारिश हो रही है और बिल्कुल, जैसे हर लाहौरिया जो है जब छुट्टी होती है और उसमें ऐसा मौसम हो जाए तो उसके लिए ख़ास किस्म के पकवान जो हैं, नाश्ते का ख़ास एहतमाम किया जाता है। दोपहर के अच्छे खाने जो हैं और रात को बारबेक्यू हो जाए तो उसकी तो क्या ही बात है। और देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके साथ ही मौसम के साथ प्लान की जाती हैं। और जैसे बात हो रही थी कि इस मौसम का इंतज़ार था और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ थी कि बारिश ना होने की वजह से जैसे जो फ़ज़ाई आलूदगी फैली हुई थी, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की जो वबाई बीमारियाँ फैल रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा लोगों को। ये जो बारिश हो रही है इससे जहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म होगी, मौसमी बीमारियाँ ख़त्म होंगी और लोग जो हैं वो इस वेदर को वाकई इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अब देखें कि इससे ज़्यादा सर्दी जो है वो जो स्टार्टिंग में सर्दी थी उससे इसकी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है अब, और इससे अब लग रहा है कि मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन इस मौसम के अंदर भी कंपैरेटिवली सर्दी लेट आई है, सर्दी लेट आई दिसंबर में तो जिस तरह सर्दी होनी चाहिए उस तरह थी नहीं। कुछ 4-5 दिन जो सर्दी पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है वो अब देखें कि अब टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है। और इस बारिश के बाद तवक्का यही की जा रही है कि मज़ीद मौसम जो है वो खुशगवार होता हो जाएगा, ठंड जो है वो कम होगी और आगे जैसे जनवरी के एंड के बाद जो है वो बाहर का मौसम आ जाएगा तो बाहर की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। और इस तमाम तर वेदर की अगर हम बात करें तो अभी तक वाकई प्लेजेंट वेदर है, लोगों को मुश्किलात हैं, जैसे कई जगह के ऊपर ट्रेन। अच्छे मौसम की बात होगी। अब आने हमने लोगों की मुश्किलात की तरफ, बहुत सारे इलाकों से खबरें ये मौसूल हो रही हैं। अभी हम अपडेट भी आगे, फीडर स्ट्रिप है, बिजली नहीं है और बिजली अगर चली जाए पानी भी गायब होता है, गैस ऑलरेडी लोगों के घरों में नहीं आ रही, तो ये खुशगवार मौसम कैसे लोग एंजॉय करेंगे? सड़कों की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, मोटरवे और फ्लाइट ऑपरेशन की सूरत हाल भी। हमारे साथ ही आपने रहना, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब आ जाएं जी बारिश के बाद की सूरत हाल, बारिश के साथ जुड़े जो असरात हैं जो कि हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग भुलाने ही नहीं देते। मुसलसल बारिश से क्या होता है, सबसे पहला काम फीडर स्ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं और घंटों बिजली जो है वो बंद रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। मैं भी सुबह उठी तो हमारे घर भी लाइट नहीं आ रही थी। क्या कहेंगे इरफान? ना, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। देखिए, इस सिर्फ लाइट का इशू नहीं होता, उसके साथ साथ जो चीज़ें कनेक्टिंग है, जैसे पानी है, पानी बहुत से इलाकों के अंदर मोटर के बगैर पानी आने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता।
जब लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो आप सोचें कि क्या किस किस्म की कैफियत होगी। जिन लोगों ने जब वज़ू के लिए जाना है, जिन लोगों ने ऑफिस के लिए तैयार होना है, जिन लोगों ने बच्चों ने स्कूल जाना है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बारिश जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी बारिश हल्की फुल्की सी भी होती है तो उसके बाद हमें शायद सिपरा की ये खबरें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि जी शहर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इतने फीडर जो हैं वो ट्रिप करके इलाके अंधेरे में डूब गए। होता ही है, अब जब फीडर स्ट्रिप करते हैं अब वो लाइन स्टाफ जाके गीली लाइनों पे काम भी नहीं कर सकता, अब उन्होंने वेट करना होता है बारिश थमे, कुछ ड्राई हो ये तारें और फिर जाके काम शुरू करें। और यकमुश्त जो है वो इतने इलाकों के अंदर फीडर ट्रिप कर जाते हैं तो हर जगह के ऊपर वो स्टाफ जो है वो अवेलेबल भी नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास शॉर्टेज है स्टाफ की, आपके पास वसाइल की शॉर्टेज है, उसकी वजह से जो स्टाफ वर्किंग कर रहा होता है लोगों को अक्सर शिकायत होती हैं। आप तो वो हालात नहीं रहे, नहीं तो हम ये देखते थे कि जब गर्मियाँ होती थी बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर किसी जगह के ऊपर इलाकों के अंदर फीडर ट्रिप कर जाते थे या वहाँ पे कोई इशू आ जाता था तो लोग सड़कों के ऊपर निकल आते थे, क्योंकि उनको पता चलता था कि हमारा जो लाइट है ये लेस्को का अमला जो है ये 12-12 घंटे 14-14 घंटे वहाँ पे नहीं पहुँच सका और उसकी वजह से वो रोड ब्लॉक करते थे। किसी जगह पे ये पता चलता था कि लेस्को के दफ्तर के ऊपर धावा बोल दिया गया है। अब इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है, उनके पास एक स्टाफ की शॉर्टेज है, दूसरी वसाइल की कमी है। जब अगर एक जगह के ऊपर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर करने में या उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर आने में थोड़ा टाइम दरकार होता है। लोगों को भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इंतज़ामिया को भी इन चीज़ों के ऊपर पहले से लायामल तय करना चाहिए। अब बारिश हो रही है, बारिश से पहले क्या हिफाजती इक़दाम किए गए, क्योंकि ये तो सबको पता था कि बारिश आने वाली है, इतने अरसे के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला चलेगा और हमें ये भी मालूम है इस कदर बोसीदा है, इस कदर बैठा हुआ है कि कोई एक दो इलाके ऐसे नहीं है जहां पर ये मुश्किल हो। पूरे शहर में, इवन हमारे पोश इलाकों में, इवन जहां पे हम ब्यूटिफिकेशन के तहत सुन रहे हैं कि वायर्स को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, वहां पर भी यही इश्यूज हैं। बिल्कुल, यही इशू है हमारा कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि जब भी कभी तेज़ आंधी आएगी तो हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, जब बारिश आएगी सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, जब जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब ये सिस्टम ट्रिप कर जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हैं वो उसके अंदर हीट की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो या तो फट जाते हैं। कहीं हमने जगह के ऊपर देखा कि ट्रांसफार्मर फट गए, पूछा वजह क्या है तो उन्होंने कहा हीट की वजह से जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल था वो फट गए। तो इन चीज़ों को मेंटेनेंस को बेहतर करने के साथ साथ अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है, जो इंतहाई ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे कि हम अक्सर जो है वो इस इशू के ऊपर, क्योंकि हर एक को ये इशू फेस करना पड़ता है, तो हम अपने मुतलका जो रिपोर्टर्स हैं, टाइम भी लिया जाता है, पूरे दिन हम देखते हैं बिजली बंद की जाती है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है फलां इलाके में इतने घंटे बिजली बंद रहेगी मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल, क्या खाक मेंटेनेंस की जाती है? मेंटेनेंस तो वही होती है कि जहाँ पे वो तारों की सफाई हो रही होती है, किसी जगह के ऊपर जो दरख्त वहाँ पे तारों के साथ जो लग रहे होते हैं उनकी कटाई का अमल जारी होता है, ये इसको कहते हैं वो मेंटेनेंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपग्रेडेशन की, कि अगर आप इन चीज़ों को अपग्रेड करें, कि आपको पता है, जैसे मैं बात कर रहा था कि हर एक के साथ ये इश्यूज होते हैं कि बारिश के बाद या आंधी के बाद जो लाइट ट्रिप हो जाती है, तो हम इसके ऊपर अक्सर अपने बीट रिपोर्टर जो शाहिद सिपरा हैं उनसे बात करते हैं कि ये इशू क्या है, कि क्यों जो मामला रिजॉल्व नहीं होता। तो उसकी जानिब से यही बताया जाता है क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है, इतना पुराना है ये सिस्टम जो लेस्को का है। इसके अंदर अगर आप हर वक्त आपको बिजली मिले तो इससे भी ये सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए इसको रेस्ट देने के लिए भी कई दफ़ा जो इन इलाकों के अंदर बिजली को बंद कर दिया जाता है। जब ये चीज़ें होंगी तो आप किस तरह इसको समझ सकते हैं ये बेहतरी आएगी। आपको हर दफ़ा जब भी बारिश आएगी, जब भी तेज़ आंधी आएगी, तो उसको वक्त आपको ये मसाइल जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, हम तो सर्दी में इस सिस्टम को ठंड लग जाती है, गर्मी में गर्मी लग जाती है, बारिश हो जाए तो वैसे ही बैठ जाता है सिस्टम। वही ना समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। सारिफीन के लिए सहूलत फिलहाल नहीं। अभी आपको मोटरवे से अपडेट कर देते हैं। मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 13 घंटे बाद मोटरवे M2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे खुल गई है लेकिन बारिश में एहतियात उतनी ही करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ये रात से जो मोटरवे बंद थी क्योंकि धुंध थी और बारिश थी। जैसे ही बारिश पड़ रही है, अभी देखिए आप, बारिश इतनी खुल के बारिश कई इलाकों में मुसलसल नहीं हुई। बारिश की वजह से रोड के ऊपर स्लिपरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। एकदम से मैं आज खुद एक्सपीरियंस से कर रही थी कि मैं हालांकि इतनी तेज भी ड्राइव नहीं कर रही थी, ब्रेक लगाओ तो एकदम से पूरा झटका पड़ रहा था गाड़ी को। और गाड़ी जो है वो आपके टायर जो है वो स्केट करते हुए जाते हैं।
तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप एक डिस्टेंस जो है अपनी गाड़ी से, जो आपके आगे गाड़ी ट्रैवल कर रही है, उससे सेफ डिस्टेंस रखें, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपकी और अगली जो गाड़ी है वो महफूज रहे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे हादसा होते हैं तो उसमें एक गाड़ी की टक्कर होती है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आके लग जाती है, तीसरी, और इस तरह लाइनें लग जाती हैं जो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह होती है कि हम लोग सड़क के ऊपर चलते हुए सेफ डिस्टेंस नहीं रखते गाड़ी में। हर एक बंदा अगले से पहले निकलने के चक्कर में गाड़ी या तो साथ साथ उसके जोड़ के रखते हैं या उसके साथ साथ उसको गलत ओवरटेक करने की सूरत में ये हादसा होते हैं। आम रोड से मोटरवे पे खुदा ना खास्ता इस तरह के मौसम में ज्यादा चांसेस हैं कि हादसा रुनुमा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्लिपरी है। हाँ। सड़क के ऊपर बारिश है, पानी खड़ा है, और आप देखें बारिश काफी अरसे बाद हुई है। इसकी वजह से जो इन सड़कों के ऊपर डस्ट थी वो कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि जो भी ड्राइवर मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करने लगे सबसे पहले वो अपनी ब्रेक्स चेक करे, अपनी लाइट्स चेक करे, और उसके साथ साथ अपने टायर की कंडीशन को देखे कि उसके टायर के कंडीशन क्या है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो किसी भी हंगामी सूरत के हाल के अंदर अपनी ग्रिप जो है उसको कायम रख सकेंगे। ये 2-3 चीज़ें एहतियाती तदाबीर है, अगर आप इसको करें तो ये जितना प्यारा मौसम हो चुका है, जैसे बारिश हो रही है, इसमें ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, आपने प्यारे मौसम की बात की। नॉर्मली ड्राइवर इस तरह के मौसम में गाने शाने लगा कर भी या मोबाइल का इस्तेमाल, और उसमें भी सीरियसली उसमें भी हादसा हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इस चीज देखिए सेकंड्स की गेम होती है, हादसा जो है वो सेकंड्स के अंदर रूनुमा होता है। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उसके दौरान आप गिनती के जो 1 2 3 4 5 ये 5 सेकंड के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद करके देखें और उसको ड्राइव करें तो आपको फील होगा कि आप कितना बड़ा जो है वो रिस्क आप ले रहे होते हैं। और यही सूरत हाल होती है जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो है वो उससे आईज जो है आपकी रोड की बजाय आपके मोबाइल के ऊपर आती हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हुए तो इन सेकंड्स के अंदर ही जो हादसा रूनुमा होते हैं। तो खुदारा जब ड्राइव करते हुए कर रहे हों तो आप चाहे अकेले हों या आपके साथ कुछ और लोग भी हों, तो उसमें इंतहाई जो है वो एहतियात का मुजाहरा करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। और जैसे हमने बाकी एहतियाती तदाबीर बताई कि अपने टायर्स को चेक करके निकलें, अपनी ब्रेक्स को चेक करें, अपनी लाइट्स को चेक करें, ये चीज़ें सारी बहुत ज़रूरी हैं। इनसे आप ये थोड़ी बहुत एहतियात कर लें तो ये सफ़र वाकई बहुत मज़े का हो जाता है। जब ऐसे मौसम के अंदर आप हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो, मोटरवे पे जा रहे हो, अच्छे अच्छे मनाजिर भी आपको साइडों से नजर फिलहाल एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आप ड्यूटी पर मौजूद हैं। अभी मुझे मोटरवे पे नहीं जा सकते ऐसे ही है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से अब अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो सामने आई है और उन्होंने बारहा खबरदार कर दिया है कि हर तीसरा शहरी ओमिक्रॉन से मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने एहतियात कोई नहीं कर रहा, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और फिर हर दूसरी जानिब रोना धोना ये डल जाता है कि क्यों लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। लेकिन जो लॉकडाउन करने की हद तक पहुंच जाते हैं, इरफान मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी वो तो कुछ कर नहीं रहे, उनके पास भी फिर लॉकडाउन की ऑप्शन ही रह जाती है। पहले से ना तो वो कोई प्लानिंग करते हैं कि मरहलावार चीजों को कंट्रोल किया जाए, जब केसेस बढ़ जाएंगे, सर से पानी गुजर जाएगा, तब लॉकडाउन लग जाएगा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन चीज़ों को आपको टाइमली जो है इन चीज़ों को आपको टैकल करना होगा, इन इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करना होगा। कि लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे तो आपकी टीमें जो तश्कील दी गई थी, एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, चेक एंड बैलेंस रखें, किसी मॉल पे पाबंदी बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी आपकी कि आपके पास टीमें भी अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास सारा नेटवर्क मौजूद है। रेस्टोरेंट चले जाएं, सारा नेटवर्क, आप किसी कोई मॉल शॉपिंग मॉल नहीं चले जाएं, आप किसी बाजार चले जाएं, कोई पूछता भी नहीं आपने मास्क लगाया है, नहीं, हम खुद जाते हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है ना। देखें हमारे ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर जो मास्क ना पहने तो उसको अभी भी फाइन हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो इसी वजह से शायद जो केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं और शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे अब वो ओमिक्रॉन का कोई केसेस हमें नजर नहीं आया। एक और चीज बड़ा उसको जो है पॉजिटिवली देखते हैं, वैक्सीनेशन। बार बार कैंप लगाया जाता है, बार बार एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि उनकी वैक्सीनेशन करवाएं। अब बूस्टर भी लग गए सबको, कि बूस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। तो इसमें लोगों को अपने आप एहतियात जब तक नहीं करेंगे ये इश्यूज नहीं खत्म होंगे। जैसे आप बात कर रही थी कि जब
लॉकडाउन लग जाता है तब लोग जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। अब भी जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, बढ़ते हुए केसेस को जो कोरोना देखते हुए एडवाइजरी जारी की, उसमें ये कहा गया कि पाबंदियाँ लग सकती हैं, खुदारा ख्याल करें कि आप अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने पेरेंट्स को महफूज रखें, अपने बड़ों को महफूज रखें। जब आप उनका ख्याल नहीं कर रहे तो आप किसी का क्या ख्याल रखेंगे? ये चीज़ सोचने वाली है। लोग एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, ख्याल करें, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं, जैसे आपने बात की कि किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी जगह पे मार्केट में चले जाएं, आपको यही सूरत हाल नज़र आती है। लोग कोई वो जो पहले ख्याल करते थे कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है, हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, हमने हैंड मेरे ख्याल से सैनिटाइजर। कमिश्नर साहब को एक बार फिर उस तरह मुतहरिक होने की जरूरत है जिस तरह वो खुद सड़कों पर जा रहे थे, हाँ, जायजा ले रहे थे पुलिस के साथ, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ। और मुझे याद है उनकी जानिब से कुछ 100 के करीब तो सिर्फ फ्लैग मार्च कर दिए कि शहर के अंदर पुलिस को साथ लिया उन्होंने, और एक बड़ी फोर्स जो है वो निकलती थी शहर के अंदर और जाके मार्केट्स को चेक करती थी, इलाकों को जाके देखते थे, और जो लोग मास्क नहीं इस्तेमाल करते थे उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। अब अभी से शुरू कर दी जाए तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन की नौबत ही नहीं देखिए आएगी। इसको शुरू किया गया है, हमने कमिश्नर लाहौर की तरफ से देखी एक एफर्ट कि उन्होंने गैर मुल्की इदारे से उन्होंने 2 करोड़ के करीब जो है मास्क उन्होंने यहाँ पे मंगवा लिए। मुहिम भी चलाई, लाहौर मुहिम चलाई, उन्होंने घर घर जाके ये मास्क पहुँचाने का सिलसिला भी जारी किया। लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस चल रही है वहाँ पे लोगों को खुद जो ख्याल करने की ज़रूरत है कि हमने इस वबा से कैसे बचना है। जब तक ये लोग बावर नहीं कर पाएंगे कि हमने खुद इससे बचना है, तब तक हुकूमत इसके ऊपर फ़ाइन कर ले, हुकूमत इसके ऊपर मास्क इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो मर्जी पाबंदियाँ लगा दे, तब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। देखिए सारे महज़म माशरों के अंदर भी ये चीज़ें अगर कंट्रोल हुई तो वो इसी तरह से हुई कि तमाम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, तमाम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट होते गए और लोग जो हैं वो इससे बचना शुरू हुए। अब जो अलार्मिंग कंडीशन, आपने अब से कुछ देर पहले एक खबर जो जिसको आपने ऑनर किया, जिसमें आपने बताया कि 5 पॉइंट समथिंग जो है इसकी रेशियो चली गई, ये काफ़ी बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि आपकी जो खबर के मुताबिक भी कि हर तीसरे शहरी को ओमिक्रॉन से मुतासर होने का खदशा जो है वो पैदा हो गया है। जबकि कोरोना जब था, जब उसका पहला फेज़ आया या दूसरा फेज़ आया, उसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं मुतासर नहीं हो रहे थे, लेकिन इसका क्योंकि स्प्रेड लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसमें एहतियात की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ पे लिखा है ओमिक्रॉन का ही जो है वो निशाना बनी है। अब उनको पहले से ही वो एक बीमारी में मुब्तला हैं और उनका इलाज मुआवजा भी चल रहा है। आमीन सुमामीन। बहुत ज़्यादा एहतियात की इसीलिए भी आपको ज़रूरत है। वो लोग जो कि ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और उनके लिए वैक्सीनेशन भी इरफान उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। लोग वैक्सीनेशन डर से करा भी नहीं रहे कि ऑलरेडी हम इतनी बड़ी बीमारी से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन नहीं हम करा सकते। बीमारियों से गुजरने वाले तो दूर की बात, कई लोग हम ऐसे उनको मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने अब तक जो है एक भी वैक्सीन जो है वो इसकी नहीं करवाई। आप देखिए डबल डोज होगी, पहली उसकी इंजेक्ट किया गया, उसके बाद फिर कुछ 6 माह के बाद या 2 माह के बाद जो उसका दोबारा किया गया, 6 माह बाद उसके बूस्टर लगना शुरू हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे उनको पर्सनली मैं जानता हूँ वो लोग जो है इस बात से निकल ही नहीं रहे कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवानी, हम पहले भी बच गए तो अब भी बच जाएंगे। यार आप पहले बच गए तो अब जो है इससे लोगों को बचाएं, आपकी वजह से और कितने लोग। मीडिया इतनी मेहरबानी करता है कि लोगों में गलत खबरें फैलाने पे तो और आंखें बंद करके लोग उस पर जो है ऐसे यकीन कर लेते हैं कि इनके अलावा वही ना, ये ज्यादा चीजें जो हैं डिस्ट्रैक्ट करती है। खैर सर्विसेज हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं जहां पर अब जी इलाज मौलजे की सूरत हाल पहले तो बिगाड़ का शिकार ही थी। जो सस्ती चीजें हैं वो अब आवाम की पहुंच से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI की फीस में इजाफा किया गया है और इस पर सितम यह है कि हेड ऑफ रेडियोलॉजी जो है उन्होंने बगैर इख्तियार ही ये हुक्म जारी कर दिया। ये इख्तियार जब है ही नहीं, हुक्म जारी कर दिया, पैसे ज्यादा वसूल करें, किसकी जेब में वो पैसे जा रहे हैं इरफान? पैसे तो डेफिनेटली सरकार की जेब में जाएंगे और सरकार की इसमें मैं समझता हूँ कि उनकी मुशावरत जब एक राइट ही आपके पास नहीं तो कैसे कोई इजाफा कर यही चीज़ें हैं ना कि जब आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जब आपकी प्रायोरिटी के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो उस पर जो कोई स्याह करे सफ़ेद करे उसका जो इश्यूज़ है वो आपने कभी एड्रेस ही नहीं करने, आपने आम आदमी के मसाइल सुनने नहीं। अब इस खबर के मुताबिक देखिए सर्विस हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे के लिए 200, अल्ट्रासाउंड के लिए 300, और ये इतने पैसे तो मेरे ख्याल में आम मार्केट के अंदर जो आम प्राइवेट लैब्स हैं आपके दौर में मुफ्त सहूलत थी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें फ्री मिला करती थी।
सरकारी हॉस्पिटल का पर्पज़ क्या होता था कि आप वहाँ से 5-10 रुपए की अपनी पर्ची बनवाएं, उसके बाद आप जाके अपना बेहतरीन सा इलाज जो है वो हॉस्पिटल में आप फ्री करवा सकते थे। आपको मेडिसिन भी मिलती थी, आपके टेस्ट जो हैं वो भी वहाँ पे होते थे, आपको डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तरफ आवाम की जेबों के ऊपर पहले से डाके मारे जा रही, तेल बढ़ाया जा रहा है, कभी बिजली बढ़ाई जा रही है, कभी गैस बढ़ाई जा रही है, कभी डॉलर रेट बढ़ रहा है, कभी दालें महंगी हो रही हैं, कभी घी महंगा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब महंगी हो रही हैं, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा शायद कि यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं, इनकी जेबों से भी पैसे निकाले जाएं, और इसी वजह से ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन कर दिया गया। और इस खबर के मुताबिक आप देखें कि अगर आपने वहाँ पे आकर अपना वो करवाना है सिटी स्कैन, तो उसके लिए 2600 रुपये आपको देना होगा। इरफान, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि जिस तरह से आम आवाम के लिए वो सेहत कार्ड तो अभी क्या है वो खुल के सामने आ जाएगा कुछ ही देर में, लोग अभी उसकी भी बहुत शिकायतें कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सहूलतें नापैद हैं। तो ये तस्वीर देख के मुझे इस कदर अफसोस हो रहा है कि दांत दिखाने के लिए एक बंदा जो है वो रोड किनारे बैठे एक शख्स के पास गया, और उसको फिर जब अस्पतालों में ये हालात होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो लोगों ने यही कुछ ही करना है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके पास इतने महंगे टेस्ट कराने की सहूलत नहीं, इतने महंगे डॉक्टर अफोर्ड करने की सहूलत नहीं, फिर वो यही कुछ करेंगे। अफसोस ही कर सकते हैं, इस पर हम और कुछ नहीं कह सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और बारिश का सिलसिला अभी भी शहर में जारी है। एक और चीज़, ये आज से स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल्स में हाज़िरी कितनी है, स्टूडेंट स्कूल आए हैं या नहीं आए। ऑल्दो अभी मेरे ख्याल से छुट्टियों को एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब बारिशों का सिलसिला इसी तरह से 2-3 दिन बताया जा रहा है जारी रहेगा, सर्दी भी बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ये टाइम जो है घर में गुजारें, अदरवाइज़ बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल आज खुले हैं, स्कूलों की सिचुएशन क्या है उन्हीं से जान लेते हैं। जी जुनेद। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी अदारे खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है। आज भी अगर आप इस क्लासरूम में देखें तो सिर्फ एक तालिब इल्म मौजूद है और टीचर आए हुए हैं। नसाबी सरगर्मियाँ ठीक से शुरू नहीं हो सकी। तालिब इल्म से बात करेंगे, आज पहला रोज़ा कैसा लग रहा है और बच्चों की तादाद नहीं आई, क्या कहेंगे? जी आज बारिश की वजह से बहुत कम आया, लेकिन टीचर अभी सारे आया तो अभी पढ़ाई बहुत कम होगी, लेकिन मंगल से वो बाकायदा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। जी आपने बात सुनी कि बच्चे भी जो हैं वो ठहरा रहे हैं, सर्दी में भीग कर आ रहे हैं। असातिज़ा भी बड़ी मुश्किलात से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करें क्या वजूहत है, आज पहला रोज़ और बच्चे ना होने के बराबर है। जी आपको पता है बारिश शदीद है, 3 दिन से बारिश हो रही है और आज भी बहुत शदीद रात से बारिश हो रही है, तो इस वजह से बच्चे नहीं है। लेकिन हमारा स्टाफ सारा मौजूद है, बारिश हो, बिजली हो, तूफ़ान हो, हम तो इंशाल्लाह अवेलेबल हैं, हम अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हैं। क्या समझते हैं कि कब तक बच्चों की तादाद दोबारा पूरी हो जाएगी? इंशाल्लाह ये बारिश की वजह से आज प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज़ कल तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और मंगल से बाकायदा उसी रूटीन के साथ और उसी टेम्पो के साथ हम तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी आपने बात सुनी कि तालीमी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर तो शुरू नहीं हो सकी, लेकिन बच्चों और असातिज़ा का यही मुतालबा था कि एक हफ़्ता छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाएँ, लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं बढ़ाई। अब सूरत हाल है कि पूरा हफ़्ता बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और मुश्किल है कि बच्चे जो हैं वो तादाद इस हफ्ते पूरी हो सके, अगले हफ्ते में तादाद पूरी होने का इम्कान है। यानी अंदाजा कीजिए इरफान, क्लासरूम पूरा खाली पड़ा है, तो छुट्टियां अनाउंस कर ही दें। वाकई इतनी सर्दी में, बारिश में जिन लोगों ने बाइक्स पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, इवन गाड़ियों पे भी जाना है, मुश्किल है उन लोगों के लिए। बिल्कुल, जैसे हम प्रोग्राम से पहले हाँ, बात कर रहे थे कि मेरी बेटी और भतीजे जो हैं वो स्कूल के लिए गए, तो जब उन्होंने जाके मेरी वालदा ने जाके देखा तो जो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद बहुत कम थी, तो उसके बाद वो उनको भी वापस ले आए। तो ये ऐसी सूरत हाल में बच्चों को बाहर बारिश में भेजने की बजाय या सख्त मौसम के अंदर उनके जो है वो हेल्थ इश्यूज पैदा हों, उससे बचने के लिए आप अगर एक आध दिन जो है इसकी ब्रेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप अच्छा, बच्चे खुद से छुट्टियां करें वो थोड़ा सा परेशानी भी होती है पेरेंट्स को भी कि अच्छा स्कूल का होमवर्क ना रह जाए या मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। अगर छुट्टियां अनाउंस कर दी जाए तो सब कंफर्टेबल रहते हैं, सब कंफर्टेबल रहते हैं, सबको पता होता है कि यार अब जो कोर्स है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आप देखें, ये आपने जो जुनैद ने हमें दिखाया
कि एक बच्चा क्लास में मौजूद है, एक टीचर जो है वो उसको भी पढ़ा रहे हैं। अगर ये बच्चा आज अपना सिलेबस जो है इसको पढ़ना शुरू कर देगा तो कल जो बच्चे स्कूल में आएंगे तो वो पीछे रह वो इसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए छुट्टियों को एक्सटेंड करना चाहिए, ये जरूरी है। अगली खबर है जी, लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, आम इस्तेमाल की अशिया दालें चना जो है इनकी कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है और सफ़ेद चने 20 रुपये इजाफे के बाद 205 रुपये किलो हो गए हैं, बेसन 155, दाल चना मोटी 152, काला चना स्पेशल 147 रुपये। ये वो चीज़ें हैं जो कि आम आदमी आसानी से खरीद के खाता था लेकिन अब ये नहीं खा सकता। अना इसमें खबर में देखें कि 205 रुपये किलो चने हैं। अब ये दाल चने या दाल जो है इसके बारे में लोग कहते थे कि यार अगर कुछ भी नहीं है चलो दाल चने की दाल सस्ती बन जाती है। अब वो अगर 205 रुपये किलो ये चने हैं तो चने की दाल डेफिनेटली इससे महंगी होगी क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली है, उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा है। इसी वजह से चनों की निस्बत चने की दाल जो है वो 5-10 रुपये उसकी कॉस्ट जो ज़्यादा होती है। यानी कि सरकारी नरखनामे में जो 205 रुपये है तो आप ये सोचें कि जो स्टोर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ के ऊपर ये क्या होंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी नरखनामा क्या किया जाता है कि क्वालिटी के हिसाब से पैसे बस सब स्टैंडर्ड आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, लोग फिर वही खरीदते हैं, हर कोई इतनी अच्छी और ये सरकारी नरखनामा जो है इसको कोई फॉलो भी नहीं करता। इसका तो कोई फायदा नहीं, इस पर आपको इंतहाई सब स्टैंडर्ड चीजें मिलती हैं और वो भी नहीं देते लोग, वो होती नहीं है शॉप्स के ऊपर। अगर आप किसी भी बड़े स्टोर के अंदर चले जाएं तो वहां पे आपको एक छोटा सा काउंटर ऐसा नजर आएगा जहाँ पे वो कहेंगे जी कि जो सरकारी नरखनामे की चीजें हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। उन चीजों को हाथ लगा के देखे तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि इन चीजों को जो है वो खरीदा जाए क्योंकि वो इतनी सब स्टैंडर्ड होती हैं। अगर हम बात करें वो चीनी का जब इशू हुआ था तो उस वक्त वो चीनी जैसी थी, वो आटे जैसी चीनी थी कि उसका पता नहीं चलता था ये चीनी है ये पाउडर है कोई किसी और चीज़ का। इस तरह के मामला होंगे तो ये सरकारी नरखनामे तो एक मजाक किए जाते हैं, अवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाता है। जहाँ पे इतनी महंगाई है उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कह देते हैं कि हमने सरकारी नरखनामे जारी कर दिया। अब इस सरकारी नरखनामों में भी आपने चीज़ें जो हैं वो बढ़ा दी हैं, जिसमें चना जो है 20 रुपये, दालें 5 रुपये किलो महंगी जो है वो कर दी गई हैं। इसी के मुताबिक चावल जो है 135 रुपये किलो, हालांकि 135 रुपये के चावल किसी जगह पे भी नहीं आपको मिल रहे, तमाम जगह के ऊपर चावल 155-160 के करीब मिल रहे हैं। तो ये सरकारी नरखनामा में हम जैसे वही बात कर रहे हैं कि एक उनके ज़ख्मों के सारिफ के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर होता है कि उसको पता चलता है कि इतनी सब स्टैंडर्ड चीज़ और उसकी भी रेट जो है वो आपने बढ़ा दिए। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। इस पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो बनाए गए हैं मुझे तो कभी उनका रोल समझ नहीं आया। वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, फोटो सेशन कराते हैं, एक चक्कर लगाया गाड़ी में अपनी बैठ के और एक दिन का कोटा उनका यहाँ पे पूरा हो जाता है। देखिए वो तो सिर्फ चक्कर किसी और चक्कर में लगाते हैं कि हम अपनी जेबें जाके शायद गर्म कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा ना हो तो आपको तमाम जगह के ऊपर तमाम जो स्टोर्स हैं, तमाम दुकानें हैं, उनके ऊपर आपको यकसा जो है वो प्राइस जो है वो आपको नज़र आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह के ऊपर रेट डिफरेंट है, हर जगह की अपनी मर्जी है कि वो किस रेट के ऊपर चीज़ें ग्राहक को बेच रहा है और लोगों को ये कहते हैं कि हम आपने लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो आप ये डीसी रेट के ऊपर ये चीज़ें सब स्टैंडर्ड पड़ी हैं ये ले लें। आपने एक चीज़ें जो हैं खाने पीने की चीज़ें अगर एक नहीं कर सकते तो बाकी जैसे हम बात सुनते थे कि तमाम लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ एक जैसी मिलेंगी, तमाम लोगों को जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमारा एक जैसा होगा, ये सब सिर्फ बातें थी। और अब बातें जो हैं इससे अवाम इंतहा की तंग आ चुकी है और लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या करें। अब उम्मीद ही की जा सकती है, दुआई की जा सकती है कि इन हालात के ऊपर रहम हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कोई जो है वो नहीं रह गई कि इनकी जानब से कोई अच्छी खुशखबरी आएगी कि ये चीज़ सस्ती हो गई, ये चीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ सब लोगों को एक जैसी सहूलियात मिलेंगी, हेल्थ की सहूलियात एक जैसी मिलेंगी, एजुकेशनल। ये सिर्फ बातों की हद तक होता है। इरफान, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि गैस लोगों के घर नहीं आती तो अब बहुत सारे लोग रोटी और नान बाहर से खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो इंतजामिया रोटी की कीमत का तायुन करना भूल गई। जिस इलाके में आप चले जाएंगे नान रोटी की कीमत उस इलाके के हिसाब से आपको जो है वो अदा करनी पड़ी, कहीं पर एक रेट है ही नहीं। अब क्या करें, लोग किसी जगह पे भी नहीं है, कोई अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, अब नान लेने जाएं या रोटी लेने जाएं तो नान भाई जो हैं
उनसे अगर आप बात करें तो वो अपना रोना, उनके अपने मसाइल ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो आटा महंगा हो गया, गैस नहीं है हमारे पास, हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, हम LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लकाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं उन्हें कसूरवार नहीं समझती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए इतने सारे मसाइल, उन्होंने कैसे अपनी दुकानदारी चलानी है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब वो अपनी रेट बढ़ा लेते हैं, तो आप जैसे बात कर रही थी कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं ये क्या कर रही होती हैं, ये अगर ये विजिट लोग कर रहे हो तो उन लोगों के मसाइल भी एड्रेस हो, उन लोगों के मसाइल एड्रेस होंगे तो अवाम का जो मसला है कि हर चीज़ उनको महंगी मिल रही है, हर चीज़ के अंदर उनको डबल पैसे देने पड़ रहे हैं, वो उनके मसाइल भी हल हों। जब एक सिस्टम के अंदर चीज़ें काम नहीं करेंगी, एक लोगों को चेक एंड बैलेंस नहीं, अब नान भाई की हम जैसे बात कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां अगर उनके ऊपर वर्किंग करें, उन लोगों को कहें कि आपने जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक बेचने हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं बेच पाएंगे। उसके लिए वो कोई और सोल्यूशन निकालेंगे, या शॉप्स बंद कर देंगे, या एहतजाज करेंगे, या लोगों से जाके मिलेंगे कि हमारे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने का मकसद क्या है कि जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, कम से कम वो अपने दफातर से बाहर निकल कर चेक एंड बैलेंस रखें, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए कोई अपना किरदार अदा करे जिसका उनको पे किया जाता है। फिलहाल ब्रेक, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई अहम है। अक्सर हम जिक्र सुनते हैं कि बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में, आपके मियाना रवि होनी चाहिए, इत्तेदाल होना चाहिए। अब ये मियाना रवि और इत्तेदाल है क्या? ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर सकती है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को एक राइट ट्रैक पर लेके जा सकती है? बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जब मैं किसी को देखती हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से इत्तेदाल के साथ खर्च कर रहे होते हैं या रवैयों में इत्तेदाल रखते हैं, लोग कह रहे होते हैं यार ये तो फजूल, बोलता भी नहीं है, खर्च कम करता है, तो ये कंजूस है। हम लोगों के ऐसे रवैये देखना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को एक राइट ट्रैक पर लेके जा सकते हैं इत्तेदाल और मियाना रवि के साथ? कौन कौन से ज़िंदगी के ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर यही इत्तेदाल और मियाना रवि आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर देता है? इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? अन्ना बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मियाना रवि और इत्तेदाल बेसिकली है क्या? अन्ना ये एक ऐसा मौजू है, और मैं अगेन सिटी 42 को, आपको, टीम को क्रेडिट दूंगा कि इस तरह के मौजू का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे समाज में जिसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसमें घुटन भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें असराफ बहुत ज़्यादा है, जिसमें फजूल खर्ची और शौफ बहुत ज़्यादा है, उसमें कहीं मियाना रवि की बात करना, और ये इतना वसीउल मानी है, इसका जो कैनवस है मियाना रवि का वो इतना बड़ा है। और जब मैंने इस पे अहादीस पढ़ी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, जो हमारे लिए सोने के कह लीजिए हरूफ हैं, सबसे दुनिया के कीमती जुमले हैं, वो पढ़े तो मैं हैरान हो गया कि उसमें कितना विजडम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम की एक मुस्तनद हदीस में कोट करने लगा हूँ कि मियाना रवि इख्तियार करो। हुजूर ने फरमाया मियाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि जिस काम में मियाना रवि होती है वो काम संवर जाता है जबरदस्त, और जिस काम में मियाना रवि नहीं होती वो बिगड़ जाता है। यानी काम, असल में काम को संवारना मकसूद है अगर, तो मियाना रवि उसकी बुनियाद है। सही, मियाना रवि के बगैर आप कामों को संवार नहीं सकते। अब आप देखिए जिनके काम भी बिगड़े हुए, सही, उनकी जिंदगी में आपको दो चैलेंज नजर आएंगे, या असराफ, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, या इतना हाथ घुटा हुआ है कि काम रुके हुए। एक बात बड़ी, दोनों सूरत में आप परेशान हो। एक बात बड़ा ही एक गहरा फलसफा मैं आपको समझाने लगा, वो ये कि जब भी आप हाथ तंग करते हैं ना, आपके काम रुक जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बिल्कुल एक समझ लीजिए पाइप है, ऐसे करके जा रहा है, जिसके एंड पे आपका काम है, और इस जगह पे पाइप को आपने दबाया हुआ है। वो जो दबाया हुआ है, दबाया यहाँ हुआ है और नतीजा वहां आ रहा है, काज यहाँ पर है, इफेक्ट वहां आ रहा है। मैंने हर तंगदिल इंसान को उसकी जिंदगी को मुश्किल देखा। मेरा मुशाहिदा ये जिंदगी का मुशाहिदा, मैंने हर वो बंदा जो थुड़ दिल है, जो कंजूस है, जो बहुत हिसाबी किताबी है, जो हर वक्त जमा तफरीक मनफी ज़रबें करता रहता है। मैं ये जुमला जो अब अगला कोट करने लगा हूँ, इसको मैं लाजिम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कम अज़ कम अपने मिजाज को, जो कि मुझे उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा मिला, ये भी एक लर्नड एक्वायर्ड मिजाज है जो मैं बताने लगा हूँ। हिसाबी किताबी बंदे को हर वक्त याद रहता है कितने हैं, मेरे हैं, इसके हैं, उसके हैं, कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं।
लिहाजा जब भी वो खर्चता है तो कम होने का एहसास ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे ही कम होने का एहसास आता है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आज दुनिया में बड़ा डिस्कस हो रहा है और उस पर मूवी भी बनी हुई है सीक्रेट, वो ये बताता है कि कमी का एहसास मजीद कमी को पैदा कर देता है। मजीद कम, बिल्कुल आपने लेकिन सही जब कहा। भी आपका हाथ खुला है, आप सखी हैं, आपने थोड़ा सा हाथ खोला हुआ है, आप आसानियां पैदा करते हैं और उसमें भी मियाना रवि इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके पास एक नई फीलिंग आती है जिसको फीलिंग ऑफ अबंडेंस कहते हैं। सही। कसरत का एहसास। ठीक। यानी आप देखिए ना, आपके घर पे फर्ज कीजिए आपकी अलमारी में 10 सूट पड़े और आप वो बदल बदल के पहनते रहते हैं। अच्छा, दुनिया को लगता है अन्ना के पास 100 सूट है, वैसे अन्ना के पास 100 ही सूट होंगे अन्ना ने रोज सिटी 42 पे नजर आना है तो 100 ही सूट होंगे। लेकिन अगर आपके 10 सूटों से इंप्रेशन ये जाता है कि शायद 100 ही हैं, आपके पास एक ही गाड़ी है, लोगों को लगता है ये तो बड़ा ही अमीर है। आप रख रखाव, आपका अंदाज, तौर तरीका सब ठीक है और आपका एक भरम कायम है कि आप एक खुशहाल इंसान है, ये ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। ये आपको वर्तना आता है, आपको तौर तरीके आते हैं। और अगर आप इनको खराब करके दिल को तंग करके कंजूस हो गए, अब इस पे बड़े शानदार जुमले कंजूसी पे। वासिफ अली वासिफ साहब मेरे मेंटोर हैं, उस्ताद हैं, इस मंथ में उनका वो डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, हमने उस पर प्रोग्राम इंशाल्लाह अगला करना है। तो वासिफ साहब फरमाते हैं कंजूस की बदकिस्मती ये होती है, वो किसी का माल जमा करके चला जाता है। ठीक है। यानी जिसने वर्तना है उससे अगली नस्ल होती है, उजाड़ के रख देती है, गलत फैसले करती है। वो सारी जिंदगी ऐसे करके उसने पकड़ा होता है कि मैंने छोड़ना नहीं, मैंने छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, और इकट्ठा करता है और फोत हो जाता है, मर जाता है। दूसरी बात, कंजूस को ना, ये आम जिंदगी की बात बताऊं, उसे खुशी नसीब नहीं होती। बिल्कुल आपने सही, क्योंकि वो आगे बढ़ने की तलाश पे जैसे आज लाहौर पे बादल छाए हुए ना, उस पे मायूसी उदासी के बादल छाए रहते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो समझ रहा है कि ये है माल तो मैं हूं, हालांकि माल के साथ आपका कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये कहीं से आया था, आज आपका है, कल किसी का होगा। कभी गौर कीजिएगा, ये जो इंतकाल है, इंतकाल का वर्ड 2 जगह इस्तेमाल होता है। बंदा इंतकाल कर जाता है या जमीन का इंतकाल होता है। इसका मतलब ये है कि जमीन आपकी नहीं होती, ये मुंतकिल होती है, किसी एक नस्ल से किसी और की होती है और आपकी हो जाती है, और फिर आपके बाद किसी और की होनी होती है। आप जिस घर में रह रहे हैं, हमारे सुनने वाले, आप इस घर की तारीख निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा चंद साल पहले ये आपका नहीं था, फिर ये उसका भी नहीं था जिसका ये था, फिर ये उसका भी नहीं था। मैं यूके में था, लंदन में, तो हमारे बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं तहसीन साहब, उनके घर में ठहरता हूँ हमेशा जाके। तो तहसीन साहब ने, जब मैं सुबह उठा, क्योंकि वो जेट लॉक था और थकावट उतरी, तो उन्होंने घर की मुझे फाइलें और घर दिखाया। वो छोटा सा घर था। सही। उन्होंने बताया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो इस घर के ये लॉन पे एक मिसाइल गिरा था। अच्छा। उनके पास, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड होता है उसमें पूरी घर की हिस्ट्री पड़ी होती है, तो उन्होंने बताया कि 150 साल की तारीख तो मुझे इस घर की रिकॉर्ड में मिल गई है। अच्छा। यहाँ कौन रहा, यहाँ किस तरह रहा, यहाँ मिसाइल कब गिरा, ये रेनोवेट कब हुआ, ये कितनी बार रेनोवेट हुआ। ये सब ज़मीनें जो आपकी हैं, ये जितने किले हैं, ये जितने मरले हैं, ये जितने कनाल हैं, ये आपके नहीं थे, ये आज आपके हैं, ये चले जाने। जिसको ये पता लग जाता है कि सब कुछ छोड़ के जाना है ना, उसका हाथ खुला हो जाता है। बिल्कुल आपने सही। जिसको लगता है मैंने पक्का पक्का रहना है, क़यामत तक रहना है, किसी ने नहीं रहना, वो कंजूस हो जाता है। सो कंजूसी का, सखावत का और म्याना रवि का ताल्लुक आपकी अपनी जिंदगी के फलसफे से जुड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी ऐनक का नंबर 4 है। अब आपने जब भी दुनिया को देखना है तो उस 4 नंबर की ऐनक से देखना है। और फर्ज कीजिए आपने अपनी ऐनक का नंबर गलत कर दिया, 3 या 5 कर लिया, तो क्या होगा? 5 असराफ है, 3 कंजूसी है, 4 आपका नंबर है जिसका नाम म्याना रवि है। आप अपनी जिंदगी की ऐनक को 4 नंबर रखिए, ना ज्यादा ना कम, बल्कि दरमियान में रखिए। और हर मामले में मैं आपसे गुजारिश करूं, मोहब्बत भी किसी से इजहार करना है, डुल नहीं जाना। मैं इसी तरफ आने वाली थी, क्या ये सिर्फ हम खर्च करने कराने में या हमारे रवैयों में, रिश्तेदारियों में भी हमें म्याना रवि की जरूरत होती है? हमें बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। देखिए, जिंदगी के हर मामले में बैलेंस चाहिए। मैं कहता हूं, आप अगर 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप करोड़ की खरीद लेते हैं, ये म्याना रवि है। लेकिन आप 2 करोड़ की खरीद सकते हैं और आपने 10 लाख की खरीदी है, तो ये कंजूसी है। सही। अच्छा, टैक्स की रिटर्न होती है ना, साल बाद आप जमा करवाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको, FBR आपको, IRS पूरा ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी रिटर्न खुद फिल करके जमा करवाएं। आप खुद बताते हैं कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे असासे इतने हैं और ये मेरा टैक्स है। अच्छा, अगर ऑडिट हो जाए तो फिर पकड़ होती है, अदरवाइज आपका टैक्स जमा हो जाता है, जो आपने ईमानदारी से, स्टेट आप पे ट्रस्ट करती है कि आपका ये टैक्स आपने जमा करवा दिया। ठीक हो गया? इसी तरह म्याना रवि क्या है, ये अना के लिए क्या है,
ये कासिम अली शाह के लिए क्या है, ये सुनने वालों के लिए क्या है, इसे खुदारा खुद डिफाइन कीजिए। हाँ। आज अपनी जिंदगी में देखिए कि कहीं आपकी शादी का फंक्शन, ये जो आजकल आपका हो रहा है, आजकल में कोई आपने बुकिंग कराई होगी किसी हॉल की, उस पर खर्चा होना चाहिए था 10 लाख पूरे फंक्शन पे, और आपने इधर से पकड़ उधर से पकड़ और सारा कुछ कर करा के पूरी दुनिया को बैंड बाजा दिखाने के लिए करोड़ रुपया खर्च दिया है। असराफ है। बिल्कुल। आप इलाज करवा सकते थे, आप अफोर्ड कर सकते थे, आप जाके लाख रुपए का एक ऑपरेशन करवा सकते थे, आप लाइन में लग गए जिसमें आपकी बारी 15 नंबर के बाद आनी है, और आपने अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखा हुआ, आप कंजूसी करें। बिल्कुल। अच्छा, आप जिंदगी में ये डिसाइड करना कि म्याना रवि क्या है, अच्छा एक ये भी एक मौजू बनता है, समटाइम देखने वाला समझता है कि शौक होता है, हाँ, हालांकि वो उसकी म्याना रवि होती है। वाकई ये दोनों तरफ आपको दुनिया नहीं जीने देती है। अगर आपको कहीं आपको कंजूस कह दिया जाता है, कहीं आपको ये कह दिया जाता है ये आपका अपना मैटर है। यानी म्याना रवि के बाद जो सबसे बड़ा इनाम आपको मिलेगा ना, उसका एक मैं आपको निशानी बता देता हूँ, वो इत्मीनान मिलेगा। कंजूसी से भी इत्मीनान मिलेगा, असराफ से भी इत्मीनान नहीं मिलेगा। इत्मीनान जब भी मिलेगा म्याना रवि से मिलेगा। अब एक हदीस है, मैं मफहूम हदीस बता रहा हूँ, यानी आप ये दीन का एक मैसेज बड़ा अहम समझ लीजिए कि कभी भी जो म्याना रवि इख्तियार करने वाला है उस पर तंग दस्ती नहीं होती। वजह यह है कि वो हमेशा हिसाब से समझ के इस्तेमाल करता है अपने रिसोर्सेज को। तो जिंदगी के हर शोबे में, ना जो हम बात कर रहे थे, हर शोबे में वो रिश्तों का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है, वर्तना है, आपने कहीं पर चलना है, काम करना है, हल्कान ना कर दीजिए खुदारा कि कहीं वर्काहोलिक होके अपने आप को, हम अपनी जिंदगी में अपने आप को खर्च रहे होते हैं। जैसे जेब के पैसे खर्चे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पॉकेट आपकी खाली होती है, बिल्कुल इसी तरह ही जिंदगी की एनर्जीज, इनको तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए जो ऐनक पहन के जिंदगी को देखना है, वो ऐनक के दो फलसफे, इजाजत है बताऊं जी? जी। एक फलसफा ये है कि बाज लोगों के लिए जिंदगी 100 मीटर की रेस है, उनमें जल्दबाजी भी होती है, उनके अंदर तंग दिली भी होती है, उनके अंदर कंजूसी भी होती है, वो अभी लड़के, अभी मर के, अभी हिसाब करके, अभी इंसाफ करके जाना चाहते हैं 100 मीटर की रेस समझ के। जिंदगी की दूसरी तरह के लोग वो हैं जो जिंदगी को एक मैराथन समझते हैं। मैराथन समझता है एक लंबी रेस जिसमें मुमकिन है आज मेरे साथ ज्यादती हुई, आज फैसला नहीं होगा, लेकिन मकाफाते अमल है, कभी ना कभी फैसला होगा। बिल्कुल। आज मैं वैसी जिंदगी नहीं गुजारा जैसी मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, लेकिन मेरा सब्र है, अल्लाह कहता है मैं सब्र का फल देता हूं। ये मैराथन में कभी ना कभी जवाब आ जाएगा। जो जिंदगी को मैराथन समझता है उसका हाथ भी खुल जाता है, उसका दिल भी बड़ा होता है, उसका वर्तना भी अच्छा होता है, वो म्याना रवि भी इख्तियार करता है, और उसकी जिंदगी में एक इत्मीनान और एक कंसोलिडेट किस्म की, एक सेटल्ड होने की फीलिंग ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये आपकी तमाम बातें सुन के ना मेरे जहन में आज का नौजवान आ रहा है जिसमें दूर दूर तक ये चीजें नजर नहीं आती। जल्दबाजी, कुछ भी किया उसका रिजल्ट जल्द मिल जाए, कुछ भी किया है बस हमें पता चल जाए कि अब क्या हो रहा है। किसी को आपने अच्छा नहीं कहना, हर किसी पे आपने तनकीद करनी है। अब रवैयों में निखार हम बात करते हैं किस तरह से लेके आया जा सकता है, आपने बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करनी है कि ये चीज़ें उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, हम इस पर बात करते हैं। क्योंकि ये एकदम से नहीं आप म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं किसी की बात सुनकर। ये आपकी पर्सनैलिटी, नेचर का हिस्सा, और आराम आराम से ये चीज़ें आप में डेवलप होती हैं। तो मैं कुछ आपसे टिप्स भी चाहूँगी कि बच्चों की जब परवरिश कर रही हैं तो क्या चीज़ें आपको देखनी है कि बच्चे की पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन जाए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक कर रहे हैं म्याना रवि और इत्तेदाल क्या है, ये किस तरह से आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन सकता है। अब आपने एकदम से नहीं ये चीज़ें इख्तियार कर लेनी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा हो, वो अच्छे तरीके से खर्च करें, अच्छे तरीके से लोगों से मिले, लोग उनका जिक्र करें कि फलां बंदा बहुत अच्छा है। अब आजकल जैसे हम बच्चों की ग्रूमिंग देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करें कि पेरेंट्स उन पे गौर करें और अपने बच्चों की पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं वो चीज़ें। अच्छा देखिए, एक तो सादा सा असूल, इस वैल्यू को म्याना रवि को सामने रखते हुए आप बच्चों को जो कुछ दिखाएंगे बच्चे वो करने लग पड़े। आप बच्चों को जिन चीज़ों से नागवारी का इजहार उनके सामने करेंगे वो उनसे खुद ही अवॉइड करने लग बिल्कुल पड़ेंगे। आपने सही कहा। हम करके दिखाते हैं शो ऑफ और उम्मीद करते हैं बच्चे म्याना रवि आ जाए, कैसे आएगी? बिल्कुल। हम सब क्यों ना आज ये क्लियर कर लें कि नसीहत से बच्चे नहीं सीखते। आप जो कुछ आंखों से उन्हें करते हुए दिखाते हैं, वो आंखों से देखते हैं, वो सीख लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? आज के जमाने का बड़ा चैलेंज क्या है? हर चीज तेज हो गई। जब आप फर्ज कीजिए एकदम से ठा की आवाज आती है और सब भागने लग पड़ते हैं, और आप ना भागे तो सारे आपको देखते हैं, आपको क्या हो गया? आपको भी भागना पड़ता है। इसी तरह
ये सारा ज़माना टेक्नोलॉजी ने तेज़ कर दिया। व्हाट्सएप का मैसेज है, डबल स्पीड से सुन लें। यूट्यूब की वीडियो है, डबल स्पीड से सुन लें। ईमेल करनी है, ठक चलेगी। बात करनी है, ठक चलेगी। खरीदना है, बटन दबाओ, घर पे पहुंच जाएगा। ऑर्डर करना है, यहीं बैठे ऑर्डर किया है, घर पे पहुंच जाएगा। टैक्सी चाहिए, टिक करो, क्रीम उबर आ जाएगी। हर चीज इतनी तेज होने की वजह से हम भी तेज हो गए हैं। सही कहा। और ये जल्दबाजी जो कि हम में पहले से बाय डिफॉल्ट थी, इंसान के मिजाज पे सबसे दुनिया की ऑथेंटिक किताब जो कि जिसे अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है, वो कुरान पाक है। बिल्कुल। और अल्लाह कहता है इंसान जल्दबाज है। एंथ्रोपोलॉजी ये मानती है इंसान जल्दबाज है। साइकोलॉजी मानती है इंसान जल्दबाज है। जितने दुनिया के तजुर्बे हैं वो बताते हैं तजुर्बों के बाद कि 100 में से 99% लोग बाय बर्थ जल्दबाज होते हैं। आपने जल्दबाजी को कंट्रोल करना होता है। लेकिन जब ये सारी टेक्नोलॉजी की जल्दबाजी भी मिजाज के साथ मिलती है तो इंसान और जल्दबाज हो जाता है। यही वजह करप्शन बढ़ गई है। यही वजह कि हम ब्लंडर मारने लग पड़ते हैं। यही वजह हमारी जिंदगी में पछतावे आ जाते हैं। यही वजह तलाक की रेशो बढ़ गई है। यही वजह एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। यही वजह बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों? हर चीज जल्द, इलाज जल्दी से हो जाए। माइक्रोवेव आ गया, फास्ट फूड आ गए, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री चेंज होगी। हमें हर चीज ऐसे चाहिए। बिल्कुल ऐसे। फार्मी फूड आ गए, फ्रूट्स बड़ी तेजी के साथ हमें चाहिए। इस तेजी ने, जल्दबाजी ने इंसान से इंसान का सुकून छीन लिया। आज भी अगर आप स्लो होना चाहते हैं तो खुदारा इसको पार्क करना सीखें। जैसे गाड़ी पार्क कर देते हैं गैरेज में, आप उसे उठा के बेड तक नहीं ले आते। काम आपने कह दिया है। मुश्किल काम है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। आप जिस तरह देखिए ना जी, आप किसी जर्नैल को मिलने जाए ना तो वहां पर आपका सेलफोन बाहर रखते रहते। किसी बड़े जज को मिलने जाए तो वो सेलफोन बाहर रखते रहते हैं। आप क्यों ना असूल ज़ाब्ते बनाएं कि आप ये सेलफोन चीजों को पार्क करना शुरू करें। अब एक मजाया वाकया सुन, लतीफा सुन लीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि आंखों देखिए हाल भी होते हैं। मैं पिछले दिन एक शादी पे बैठा, एक साहब आए, बारिश नेक इंसान, उन्होंने आके कहा, शाह साहब वो मेरा बेटा, इसको नसीहत कर दे। इशारा करके दूर एक लड़का बैठा हुआ था, 18 साल 17 साल। मैं कहा जी इसका मसला क्या है, मैं क्या नसीहत करूँ? कहते मोबाइल बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये मोबाइल फ़ोन कौन सा है? उन्होंने कंपनी का नाम लिया। उनका जी 38,000 रुपये का ये सेल फोन है। मैंने कहा जी ये किसने लेकर दी? उनका जी मैंने लेके दी। मैंने कहा जी मोबाइल 38,000 का आपने लेके दिया और नसीहत मैं करूं? मैं कहा मेहरबानी फरमा के अभी जाके सेलफोन उससे पकड़ के तोड़ दें, वो ना उठे। मैंने कहा मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है? मुझे आपने समझा हुआ बटन दबाएंगे नसीहत निकल आएगी, बटन दबाएंगे कैप्रिचिनो बन के आ जाएगी। मैं को मशीन तो नहीं हूं कि नसीहत करूं। खराब करें आप, बिगाड़ें आप, आजादियां आपने दी हुई हैं और मेरी नसीहत उसको ठीक कर देगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब ने खुद फैसिलिटेट किया है। बिल्कुल सही। 2.5 साल का चिगट्ठू इतना बच्चा ना, उसको सेलफोन दिया, यूट्यूब निकाल के वो गाने सुनता रहता है, चीजें सुनता रहता है, कार्टून देखता रहता है। 2.5 साल से शुरू करके हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक नशा सेलफोन की एडिक्शन वो मिल जाता है। अब बड़ों से इरिटेट होते हैं, अब्बू आके घर क्यों इस्तेमाल करते हैं, अम्मा क्यों यूज करती हैं, ये देखिए जी हर वक्त बॉस ने ये बात करते हुए सेल क्यों पकड़ लेता है, ये एसएन ने सेलफोन क्यों पकड़ा हुआ, ये हम कितना इरिटेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब हम दूसरों से इरिटेट होते हैं तो जरा सोचिए वो जो नस्ल हम तैयार करें जिनके साथ ये चिपका हुआ, यानी हमारा बस नहीं चलता कि बच्चा पैदा हो साथ वाईफाई का कोड भी आ जाए, बच्चा पैदा हो साथ एक चिप लगी हो, बच्चा पैदा हो तो उस साथ ऊपर एप्पल का, सैमसंग का कोई ब्रांड ऐसे करके वो मिस वर्ड ने लगा होता है ना, वो लगा हो, नहीं पॉसिबल। तो खुदा के लिए जिंदगी को सादा बनाएं, जिंदगी को सिंपल बनाएं और स्लो हो जाएं। अगर जिंदगी को, इस बारिश को एंजॉय करना ना तो अच्छे से पकौड़ों से मजा नहीं आएगा। लाइफ को स्लो कीजिए, ये बारिश आपको महसूस होने लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही है, देखें आज तो सबसे बड़े पैगाम पे दीन भी है और एक अक्लमंद बंदे के लिए भी पैगाम यही है कि म्याना रवि इख्तियार करें। मेरा दिल कर रहा था, मैंने ऐसे ही ना अभी थोड़ी देर पहले सोचा कि क्यों ना हम कुरान की आयत से क्लोज करें, जरूर। और यही आज का पैगाम है। सूरह फुरकान की 67 नंबर आयत है जो मेरे रिकॉर्ड में आ रही है, गलती हो सकती है, मुझे माफ़ी दीजिएगा। और आयत ये है, और वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना तंगी से काम लेते हैं, बल्कि इतदाल से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इससे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। आप इतदाल का, म्याना रवि का रास्ता इख्तियार कीजिए, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब आ जाए। सेटिस्फेक्शन भी रहेगी, आपको खुशी भी महसूस होगी और आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी आपसे खुश होना आज की जुबान में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी नाज़रीन आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी है नौजवानों के लिए। वो खुशखबरी क्या है जी? PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खुसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। PMS इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले ऐलान करदा मुलाजमतों के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की उम्र में 2 साल की रियायत होगी। वज़ीर आला की जानिब से नौजवानों के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब किस तरह से नौजवान इस नई चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा कैसे नौजवानों को इससे पहुंचेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आया ये खुशखबरी है क्या नौजवानों के लिए, फ़ायदा कैसे उठा सकेंगे। हसन खावर साहब कहिएगा, नौजवानों के लिए ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है, बिलाशुबा अच्छी भी है, मुस्तफ़ीद कैसे होंगे नौजवान इससे? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो ये एज रिलैक्सेशन दी है, ये हमारे जो PMS है उसके इम्तिहान के लिए भी है, और ये ग्रेड 1 से 16 के लिए जो तमाम नौकरियां हैं उनके लिए भी है, और पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा तमाम डिपार्टमेंट पर इसका इतलाक़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हज़ारों लाखों नौजवान जो इस वजह से अपीयर नहीं हो सक रहे थे या नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे कि उनकी एज लिमिट पूरी हो गई थी, अब वो अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लाखों नौजवान इस रियायत से फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और ये रियायत इसलिए दी गई है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से लोगों के हालात काफ़ी मुश्किल में थे। कई लोग इम्तिहान की तैयारियां नहीं कर सके, लोगों के घरों में डेथ्स हुई, लोगों के जो नियर एंड डियर वंस थे वो बीमार हुए, और बाज़ लोगों को रोज़गार का मसला था, वो नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सके। तो वज़ीर आला पंजाब ने इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि ये रिलैक्सेशन पंजाब के नौजवानों को दी जाए ताकि वो दोबारा एक दफ़ा इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकें, नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकें। और ये ज़ाहिर करता है कि हुकूमत आपके साथ है और इस मुश्किल वक्त में आपका ख्याल हमारे दिलों में है। और अच्छा हसन खावर साहब, अब अच्छी चीज़ है, नौजवान इसके मुंतज़िर भी होंगे, तो बाकायदा तौर पर काबीना से इसकी मंजूरी कब ली जाएगी ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें काबीना से अप्रूवल चाहिए और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द काबीना में पेश की जाएगी और काबीना से बाकायदा मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ये ख़बर जो वज़ीर आला की तरफ से खुशखबरी थी, हमने इसलिए नौजवानों को दी है ताकि आप लोग इम्तिहान की तैयारी शुरू करें। हसन खावर साहब, एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम हो जाती है, तो जिन नौजवानों के लिए ये चीज़ है वो तो इससे खुश होंगे। अब जो लोग नए ऐड हो रहे हैं, जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं, यानी मुकाबला बढ़ जाएगा। किस तरह से लोग जो हैं, नौजवान जो है, इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, तादाद जो बढ़ जाएगी? नहीं, देखें, बात यह है कि वो ऐसे नौजवान जो अभी अभी इस काबिल हुए हैं, ज़ाहिर है कि उनके पास तो बहुत लंबा रनवे है, लेकिन वो लोग जो अभी उस एज ब्रैकेट में हैं उनके लिए तो फील्ड ओपन है, वो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जिन लोगों के लिए मुश्किल थी उनके लिए आसानी पैदा की गई है, और ये आसानी इसलिए पैदा की गई है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे, और ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। तो मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पर नौजवानों के लिए खुशखबरी है, और मैं उन्हें अर्ज करूँगा, उनको दरख्वास्त करूँगा कि वो डट के तैयारी करें, डट के मुकाबला करें, इम्तिहान में भी अपीयर हों, नौकरियों के लिए भी अप्लाई करें, और अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो हम आपको बिल्कुल रखेंगे। और इंशाल्लाह चलें जी, नौजवानों को अब जम के मेहनत करनी है ताकि वो इससे भरपूर फायदा उठा सके। हसन खावर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शहर में बारिश का सिलसिला जी मुसलसल जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, प्रेडिक्शन बारिशों की ही की जा रही है। सर्दी किस कदर ज्यादा है और बाहर की सूरत हाल क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपडेट इसलिए रख रहे हैं कि आप अपना प्लान पूरे दिन का कर लें कि अगर शहर में बारिश हो रही है तो आपने किस तरह से आज सारा दिन जो है वो चीजें प्लान करनी है। सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया, बताइएगा, बारिश हो रही है शहर में, इस वक्त क्या सूरत हाल है और पूरा दिन बारिश क्या तेज रहेगी, किस तरह से प्रेडिक्शन की जा रही है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी, कैसा रहेगा मौसम? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो मौजूदा सिस्टम जो है वो लाहौर में खासकर अच्छी बारिशों का बायस बन रहा है। आज भी सुबह 5 बजे से लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 2 घंटे जारी रहा, जिसकी वजह से लाहौर भर में कहा यह जा सकता है कि अच्छी बारिश रिपोर्ट की गई है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज के दिन के हवाले से खासकर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। पैटर्न जो है आज बारिश का खासकर लाहौर में 1 बजे भी लाहौर में बारिश बताई जा रही है। इसी तरह से 3 से लेकर
6 बजे के पैटर्न में भी यही कहा जा रहा है कि लाहौर में अच्छी बारिश होगी। बारिशों की सिलसिला जो है ये हफ्ते की रात तक जारी रहेगा और कहा यह जा रहा है तकरीबन 80% इम्कानात है कल भी कि लाहौर में मूसलाधार बारिश होगी। इसी तरह से कल शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक और सिस्टम पंजाब का रुख करेगा और कहा यह जा रहा है कि इतवार के रोज खासकर लाहौर में मतला अबर आलूद रहेगा, सूरज बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। आज अगर हम ज्यादा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 12 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से कम जो है वो रात का पारा जो है वो 7 रिकॉर्ड किया गया। आज भी अभी खासकर जो है लाहौर में 85% इम्कानात हैं आज भी बारिश होने के और ये बारिश का सिलसिला जो है ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि रात के टाइम का स्पेल जो है वो ड्राई है और कल भी बारिश बताई जा रही है जिससे ना सिर्फ स्मोक में कमी आई है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। ठीक है जी, सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ है लेकिन स्मोक छट गई है, अच्छी चीज ये है। 6 बजे तक बारिश का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सादिया खान हमें बता रही थी फिलहाल भी शहर में बारिश हो रही है, वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। सुबह से ये सिलसिला जारी है, कभी बारिश हल्की हो रही है कभी तेज हो रही है। रोड की सूरत हाल भी हमने आपको बताई कि किस तरह से जो है वो एहतियात की जो है वो जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात आपसे करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।